नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में LIC के फीमेल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी महिला इंश्योरेंस ले सकती है और कितने सम एश्योर्ड तक का। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि कौन सी महिला को कौन सा इनकम प्रूफ देना होगा इंश्योरेंस लेते वक्त, या फिर बिना इनकम प्रूफ के भी इंश्योरेंस उस महिला को मिल पाएगा। LIC ने फीमेल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग को दो पार्ट में बांटा है, जैसे पार्ट A और पार्ट B। तो दोस्तों यहां पर अगर आप किसी महिला को इंश्योरेंस दे रहे हैं या फिर कोई महिला इंश्योरेंस ले रही है तो उसे यह जानना होगा कि वो महिला किस कैटेगरी में आती है। दोस्तों A पार्ट उन महिलाओं के लिए है जो महिला अर्निंग करती हैं। पार्ट A को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A1, कैटेगरी A2, कैटेगरी A3। उसी तरह दोस्तों पार्ट B उन महिलाओं के लिए है जो महिला अर्निंग नहीं करती हैं, जैसे कि हाउसवाइफ। इस पार्ट को भी LIC ने दो कैटेगरी में बांटा है, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। तो दोस्तों चलिए जानेंगे कि कौन सी महिला कितने सम एश्योर्ड तक का इंश्योरेंस ले सकती है और वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों A पार्ट के A1 कैटेगरी के बारे में देखें तो इसमें क्राइटेरिया इस प्रकार है। महिला किसी गवर्नमेंट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्विस करती हैं तो वो कैटेगरी A1 में आती है। अगर वो महिला कोई प्रोफेशनल जॉब करती हैं, जैसे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है या फिर डिजाइनर है, और भी जैसे प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं, जो भी महिला उस प्रोफेशनल जॉब्स को करती है वो कैटेगरी A1 में आती है। किसी महिला को इनकम किसी इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी रेंट पर देने से हो रही है तो वो महिला A1 कैटेगरी में आती है, लेकिन वो महिला समय समय पर अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करती हो, क्योंकि इस प्रकार की महिला को पॉलिसी लेने के लिए इनकम प्रूफ भी देना होगा। जैसे कोई महिला अगर प्रोफेशनल जॉब करती है तो उसे पिछले 3 वर्ष का इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जमा करना होगा। वहीं अगर कोई महिला एम्प्लॉयड है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर MNC कंपनी में काम करती हैं या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, तो अगर फाइल रिटर्न करती हैं तो उसे 3 साल का ITR फाइल रिटर्न, अगर फाइल रिटर्न नहीं करती हैं तो फॉर्म 16 जो कि एम्प्लॉयर से लेना होगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो यहां पर 3 मंथ का सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट सैलरी होती है उसके स्टेटमेंट के साथ में जमा करके आप पॉलिसी ले सकती हैं। अगर महिला को इनकम किसी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है तो वह उस इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट अटैच कर सकती है पॉलिसी लेने के लिए, और प्रॉपर्टी रेंटल से अगर इनकम हो रहा है तो एग्रीमेंट का कॉपी लगा सकती हैं जिसमें बकायदा रेंटल प्रूफ लिखा हो, अमाउंट लिखा हो, और साथ ही साथ उसे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भी जमा करना होगा। तो दोस्तों यहां पर कैटेगरी A1 में अगर कोई महिला आती है और वो इंश्योरेंस लेना चाहती है तो उसके पास इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयड है तो फॉर्म 16 या फिर 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैटेगरी A1 के प्लान्स और TRSA। दोस्तों TRSA का फुल फॉर्म है टोटल रेटेड ऑफ सम एश्योर्ड। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने यहां पर TRSA फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसका लिंक ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो पर चले जाएंगे। तो दोस्तों प्लान और TRSA के बारे में बात करें तो A1 कैटेगरी में इस प्रकार के आय करने वाली महिला हर प्रकार का इंश्योरेंस ले सकती हैं, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे टर्म राइडर हो, चाहे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हो या फिर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर हो, वो हर राइडर का चयन कर सकती हैं और हर प्लान को ले सकती हैं। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के तहत A1 में आने वाली महिला को एडल्ट मेल के समान माना जाता है।
A1 कैटेगरी में आने वाली महिला को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए LIC ने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी रखे हुए हैं, जैसे उस महिला को स्टैंडर्ड एज प्रूफ सबमिट करना होगा। स्टैंडर्ड एज प्रूफ वो होता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा गया हो। अगर कोई महिला सेल्फ एम्प्लॉयड है और वह 2 करोड़ से ज्यादा का पॉलिसी लेना चाहती है तो उसके पॉलिसी के साथ ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच इंचार्ज का लेटर भी लगेगा एक फॉर्मेट के अनुसार। तो दोस्तों ये था कैटेगरी A1। अब हम बात करेंगे कैटेगरी A2 के बारे में। A2 के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो उसमें वह महिला आती है जिसकी खुद की इनकम है, या तो ये कहे कि उनकी जो भी आय होती है उसका प्रूफ उस महिला के पास अवेलेबल है। क्राइटेरिया A2 में आने वाली महिला इन इनकम प्रूफ को जमा करके भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हैं। पॉलिसी लेने के लिए इसमें से एक इनकम प्रूफ देना होगा, जैसे कि अगर वो महिला एम्प्लॉयड है तो 3 मंथ का सैलरी स्लिप या फिर CA सर्टिफिकेट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट साथ में लगा सकते हैं सर्टिफाइड CA का। PFQ पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चनर फॉर्म भी जो LIC द्वारा दिया जाएगा, उस पर आपको पूरा डिटेल भर के पॉलिसी ले सकती हैं। पेंशन प्रूफ इन केस अगर वो पेंशनर है तो वो भी अगर पॉलिसी लेना चाहती है तो पेंशन प्रूफ जहां से उसको पेंशन आ रहा है उसका डिटेल यहां पर देना होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम प्रूफ अगर वो किसी प्रॉपर्टी से आ रहा है तो उसका भी डिटेल यहां पर देकर वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हैं। तो दोस्तों यहां पर LIC ये भी कहती है कि साथ में उस महिला को बैंक का स्टेटमेंट भी जमा करना होगा जिसमें 3 मंथ का सेम अमाउंट शो करे जो ऑप्शन A1 में आपने सिलेक्ट किया है, जैसे 3 मंथ का सैलरी स्लिप, CA सर्टिफिकेट, PFQ, पेंशनर प्रूफ ऑफ केस ऑफ पेंशनर, इन्वेस्टमेंट इनकम प्रूफ। तो जो भी इसमें से आपने सिलेक्ट किया है, ऐसी महिला जो A2 कैटेगरी में इनकम करती हैं, यहां पर उसके बिजनेस, परिवार और सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिसे एजेंट या तो DO द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। कैटेगरी A2 में प्लान्स और TRSA की बात करें तो इसमें A2 कैटेगरी में आने वाली महिला सभी प्रकार के इंश्योरेंस, टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, टर्म प्लान, क्रिटिकल इलनेस बेनिफाइडर ले सकती हैं। वो महिला ऑल प्लान ले सकती हैं, वो भी 50 लाख तक का, चाहे वो टर्म प्लान ही क्यों ना हो। टर्म राइडर और टर्म प्लान या फिर अदर राइडर सिर्फ मैक्सिमम 25 लाख तक के लिए ले सकती हैं। कंडीशंस के बारे में देखें तो यहां पर LIC कहती है कि A2 कैटेगरी में आने वाली महिला को स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी जमा करना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ A1 में लगेगा कैटेगरी, वही सेम स्टैंडर्ड एज प्रूफ A2 में भी जमा करना होगा। और अगर टर्म प्लान या राइडर का चुनाव करती हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट कम से कम 10th पास होना चाहिए या फिर उसके अबव का यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे A पार्ट के A3 कैटेगरी के बारे में। A3 कैटेगरी में वो महिला आती हैं जो इनकम खुद करती हैं, लेकिन इसका कोई भी इनकम प्रूफ उस महिला के पास अवेलेबल नहीं है। इनकम प्रूफ में देखें तो A3 कैटेगरी में आने वाली महिला को बिजनेस, परिवार का डिटेल और सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसे एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। कंडीशंस की बात करें तो ऑल एज प्रूफ, मतलब हर प्रकार का एज प्रूफ आप इस कैटेगरी में लगा सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम HSC मतलब 12th या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। दोस्तों अगर A3 कैटेगरी के प्लान्स की बात करें तो इस कैटेगरी में सिर्फ सेविंग प्लान ही महिला ले सकती है। बाकी के जो टर्म राइडर है, टर्म प्लान है या फिर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है या प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर को वो महिला नहीं ले सकती है। मैक्सिमम TRSA में अगर महिला का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास या फिर उसके ज्यादा का है तो वो महिला 15 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकती है। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th से कम है तो उसे भी इंश्योरेंस मिलेगा,
लेकिन सिर्फ 10 लाख तक के सम एश्योर्ड तक का। तो दोस्तों अभी तक हमने ए पार्ट का A1, A2, A3 कैटेगरी देखा जिसमें अर्निंग करने वाली महिला आती हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में जिसमें 2 प्रकार की फीमेल कैटेगरी है, B1 और B2। कैटेगरी बी में कौन सी महिला आती है उसके बारे में देखें तो जो फीमेल हाउसवाइफ हैं जिसकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है वो कैटेगरी B1 में आती हैं। लेकिन ऐसी महिला का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन या फिर उससे ज्यादा का होना जरूरी है। प्लान्स और मैक्सिमम TRSA की बात करें, ऐसी महिला को हर प्रकार का प्लान और टर्म राइडर दे सकते हैं, लेकिन एक राइडर को छोड़कर, वह है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। क्योंकि B1 कैटेगरी में आने वाली महिला का प्रीमियम का भुगतान उसके पति द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर मैक्सिमम इंश्योरेंस की बात करें कि महिला को B1 कैटेगरी में कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस मिलेगा, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस इंक्लूडिंग टर्म प्लान के साथ 1 करोड़ तक का दे सकते हैं। लेकिन हाउसवाइफ का इंश्योरेंस हस्बैंड के इंश्योरेंस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पत्नी का इंश्योरेंस होना पति के इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है B1 कैटेगरी में। अगर वही टर्म राइडर के साथ टर्म प्लान 50 लाख तक का या फिर पति के टर्म इंश्योरेंस के 50% तक का दिया जा सकता है। LIC यहां यह भी कहती है जो सम एश्योर्ड कम होगा वही उसकी वाइफ को दिया जाएगा। B1 कैटेगरी में इंश्योरेंस लेने के कंडीशंस के बारे में देखें तो महिला का स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना जरूरी है। साथ ही उस महिला को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अगर महिला के पास पैन कार्ड के अलावा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी है तो LIC इसको भी बहुत महत्व देती है इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने के लिए। कैटेगरी B1 में इनकम प्रूफ को देखें जिसमें पति के इनकम उसके अपने जीवन और अपने जीवन साथी और बच्चों के जीवन पर बीमा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मतलब उसकी आय इतनी होनी चाहिए कि वो अपने वाइफ, अपने बच्चे और अपनी खुद के पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान भी कर सके, जिसके लिए किसी भी संतोषजनक आय प्रमाण पत्र भी यहां पर जमा करना पड़ सकता है। कैटेगरी B2 में क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी में जो महिला हाउसवाइफ होती है जिसकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है वो महिला भी पॉलिसी ले सकती है और वो महिला का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम है, उसके प्रीमियम का भुगतान उसके पति द्वारा किया जाएगा। प्लान और मैक्सिमम TRSA में B2 में आने वाली महिला टर्म प्लान और ऑल राइडर प्लान को छोड़कर बाकी सभी प्लान ले सकती हैं, जिसमें मैक्सिमम TRSA 60 लाख तक का होना चाहिए, जो कि हस्बैंड के इंश्योरेंस सम एश्योर्ड के समान होना चाहिए। कंडीशन में यहां पर LIC ये कहती है कि कैटेगरी B2 में महिला एज प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट लगाकर पॉलिसी परचेस कर सकती है। B2 कैटेगरी का इनकम प्रूफ कैटेगरी B1 के समान है, जिसमें पति के इनकम उसके अपने जीवन और अपने जीवन साथी और बच्चों के जीवन पर बीमा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब उसकी आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वह अपने प्रीमियम का पॉलिसी का और अपने वाइफ के और अपने बच्चों के प्रीमियम का भुगतान कर सके, जिसके लिए किसी भी संतोषजनक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों ये था फीमेल इंश्योरेंस अंडर राइटिंग के पार्ट बी के कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 के बारे में। दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज को LIC करेंगे या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपना LIC करवाना चाहती है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना भी होगा, जिसके लिए LIC ने कुछ रूल्स एंड कंडीशंस रखे हुए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। कैटेगरी A में आने वाली महिला का ही प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा जो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करती है
उसके प्रपोजल को LIC यहां पर कंसीडर नहीं करेगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 24 हफ्तों तक प्रपोजल सबमिट किया जा सकता है। अगर 24 हफ्ते के बाद का प्रेगनेंसी प्रपोजल अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो LIC उसे कंसीडर नहीं करेगी, जिसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज को अंडर मेडिकल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, जिसके लिए उस प्रेग्नेंट लेडीज का FMR मतलब फुल मेडिकल रिपोर्ट होगा, जिसे LIC के ऑथोराइज मेडिकल एग्जामिनर DMR और TPA द्वारा ही किया जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज के केस में अगर कोई स्पेशल रिपोर्ट आती है तो वह भी किया जाएगा, लेकिन यहां पर चेस्ट का एक्सरे और CT/MT रिपोर्ट नहीं किया जाएगा प्रेग्नेंट लेडीज का। दोस्तों, यहां पर प्रेग्नेंट लेडीज का जिस गायनोकोलॉजिस्ट के अंतर्गत ट्रीटमेंट चल रहा है वो गायनोकोलॉजिस्ट फॉर्म नंबर 3341 भरकर देंगे। साथ ही लास्ट चेकअप का जो भी रिपोर्ट है वो भी प्रपोजल के साथ में लगाना होगा। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला का अगर कोई भी मेडिकल टेस्ट हुआ है तो वह भी प्रपोजल के साथ में लगाना होगा। दोस्तों, यहां पर फॉर्म नंबर 3341 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे प्रपोजल को हायर अथॉरिटी के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, जिसे DMR और ZMR अप्रूव करते हैं। दोस्तों, यहां पर DMR और ZMR एडिशनल रिपोर्ट जैसे कि सोनोग्राफी की भी मांग कर सकते हैं। अगर किसी भी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी भी मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ वह रिपोर्ट यहां पर उस महिला को करवाना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज को प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान, टर्म राइडर, हायर रिस्क कवरेज प्लान नहीं दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान 1 करोड़ तक का ही लाइफ इंश्योरेंस प्लान दिया जा सकता है, और वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग के अंतर्गत। प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाने वाले प्रपोजल के साथ स्पेशल मोरल हजार्ड भी लगाना होगा, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ही भरा जाएगा, जिसे फॉर्म नंबर 3251 पर डिटेल दिया जाएगा। तो फॉर्म नंबर 3251 का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर फॉर्म नंबर 3251 डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कि अगर लेडीज कोई प्रेग्नेंट है और प्रपोजल लेना चाहती है, इंश्योरेंस लेना चाहती है, तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम यहां पर बात करेंगे फीमेल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग में स्पेशल केस के बारे में, जिसे फीमेल कैटेगरी A1, A2, A3, B1 और B2 में फॉलो करना होगा। नॉर्मल डिलीवरी में केस में 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है प्रपोजल करने के लिए। वहीं सिजेरियन केस में LIC 6 महीने का वेटिंग पीरियड दे रही है नया प्रपोजल करने के लिए। तो एबॉर्शन की बात करें तो एबॉर्शन में 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद सेटिस्फैक्ट्री के लिए फुल मेडिकल रिपोर्ट मतलब FMR करवाना होगा, जिसे ब्रांच लेवल पर कंसीडर किया जाएगा। चौथा है फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। अगर कोई महिला 3 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती है तो वह महिला FMR के साथ ब्रांच लेवल पर प्रपोजल को प्रोसेस किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में 6 महीने के बाद ब्रांच लेवल पर प्रपोजल को प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन बशर्ते यहां पर उस महिला का किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट ना चल रहा हो। दोस्तों, ये था फीमेल कैटेगरी का स्पेशल केस, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, अबॉर्शन केस या फिर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन आते हैं। अक्सर जब हम कोई नया प्रपोजल किसी महिला का करते हैं, शादीशुदा महिला का, तो हम फॉर्म में उसके डिलीवरी का डेट भी मेंशन करते हैं पॉलिसी लेते वक्त। तो यह ध्यान रखना होगा कि वो कौन सी डिलीवरी में या फिर अबॉर्शन कराया है, तो कितने दिन का यहां पर कितने महीने का वेटिंग पीरियड है पॉलिसी लेने का। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिवार के बीच जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कौन सी महिला को इंश्योरेंस ले सकती है और कितने सम एश्योर्ड तक के लिए।
और साथ ही साथ यह भी उन्हें मालूम पड़े कि क्या प्रेग्नेंट लेडी या फिर स्पेशल केसेस में कोई महिला इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हैं या नहीं, अगर ले सकती हैं तो कितने समय के बाद ले सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और जानकारी आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।